हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि अभी हम नॉन हिंदी का सीरीज चला रहे हैं, इसमें से आज हम लोग लेसन 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। इस चैप्टर के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, और ये रचित एक क्या है, रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है ये जानते हैं पहले रेखा चित्र के बारे में कि रेखा चित्र होता क्या है। तो रेखा चित्र उस चीज़ को कहा जाता है जो आपके बुक में ही दिया हुआ है। देखिए रेखा चित्र का डिफिनीशन क्या दिया गया है। देखिए रेखा चित्र, रेखा चित्र के बारे में क्या कहा गया है कि रेखा चित्र उस चीज़ को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक यानी पढ़ने वाले के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। जैसा कि ये बाल गोविंद भगत जो आपको पढ़ना है, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इन्होंने इसे क्या नाम दिया है, तो यह एक रेखा चित्र है। ठीक है। इसी तरह से आप लोग सोना के बारे में पढ़े हुए, सोना एक महादेवी वर्मा का लिखा हुआ रेखा चित्र है। किसका लिखा हुआ, तो महादेवी वर्मा का लिखा हुआ एक रेखा चित्र है। तो फिर से एक बार हम लोग जान लेते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वह राम वृक्ष बेनीपुरी जी का लिखा हुआ है, और ये क्या है, तो यह एक रेखा चित्र है। आपसे पूछता है कि बाल गोविंद भगत विद्या की दृष्टि से क्या है या साहित्य की दृष्टि से क्या है, तो वह क्या है, रेखा चित्र। अब रेखा चित्र होता क्या है, तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। यथा बाल गोविंद भगत और सोना, ये दोनों रेखा चित्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने में आपको एक एक वर्ड को हम लोग देखते चलेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा इसका हम शब्दार्थ भी आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं कि देख लीजिए शब्दार्थ में क्या क्या दिया गया हुआ है। तो यह जो चैप्टर है बाल गोविंद भगत, उसमें जो कुछ वर्ड आए हुए हैं, क्लिष्ट वर्ड, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। देखिए पहला वर्ड है कमली। कमली का मतलब क्या होता है, कंबल। कलेवा, कलेवा का मतलब होता है सुबह का जलपान। यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन को कलेवा कह जाते हैं, नाश्ता। पुरवाई, पुरवाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, पुरवाई। अधरतिया, आधी रात को क्या कहा जाता है, अधरतिया। खंजरी, डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है। निस्तब्ध, निस्तब्ध का मतलब क्या होता है, सन्नाटा या सुनसान। उसका चौथा है लोही। लोही का मतलब होता है प्रातः काल की लालिमा, जो सूरज उगता रहता है ना उस समय, जो प्रातः काल का जो आसमान में लालिमा रहता है उसी को। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। कूस का मतलब होता है एक प्रकार की नुकीली घास। जो पूजा पाठ होता है ना, तो पंडित जी हम लोगों के हाथ में कूस से ही पहनाते हैं, उससे बना, उसी से पहना के तब उससे पूजा पाठ हम लोगों को कराया जाता है हिंदू धर्म में। कूस एक प्रकार की नुकीली घास है। बोदा, बोदा का मतलब होता है कम बुद्धि वाला। ठीक है, ये संबल, संबल का मतलब होता है सहारा। जीने मतलब सीढ़ी। उसके बाद है पंजर, पंजर का मतलब होता है मृत शरीर और लाश। और सुभग का मतलब क्या होता है, तो सुंदर। ये बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र है, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, उसमें कुछ क्लिष्ट शब्द आए थे, उनका शब्दार्थ हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं कि पाठ को देखते हैं। अब पाठ में क्या क्या पढ़ा गया है। रेखा चित्र का मतलब आप समझ ही गए कि किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में वैसी चर्चा परिचर्चा जिसका हूबहू इफेक्ट, जो जो शब्द उसमें कहा गया है उसका हूबहू इफेक्ट पाठक के मन पर क्या हो जाए, पड़ जाए, तो उस तरह के ही लेख को या विद्या की दृष्टि को या साहित्य की दृष्टि को या क्या कहते हैं हम लोग, रेखा चित्र कहते हैं। तो आइए, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी इनके लेखक है। राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठान के निर्वहन में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। देखिए बहुत ही बड़ी लाइन है ये। क्या है कि राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है। उद्घाटन करने का मतलब है कि बतलाता है, शुरुआत करता है। क्या चीज़, कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। अब जैसे मान लीजिए कि हम गेरुआ वस्त्र धारण करके बहुत तरह तरह का वेशभूषा बनाकर, दाढ़ी के बढ़ाकर, कमंडल उमंडल धारण करके अपने आप को साबित करते कि हम सन्यासी हैं। मौलाना का रूप धारण करके, मौलवी का रूप धारण करके हम लोग अपने आप को साबित करते हैं कि हम लोग एक काजी है, मौलाना है, मौलवी है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। उस सब पे इन्होंने क्या किया इस चैप्टर में बता रहे हैं कि उस सब से भी जिसकी जैसी मान्यता होता होगा, लेकिन इनका कहना है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ है। पूछता है आपसे एग्जाम में कि बाल गोविंद भगत क्या है, तो नायक भी है इस चैप्टर के और क्या है, गृहस्थ है। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यों की सच्ची और सही परिभाषा रचने में क्या है, सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य की विद्या क्या चीज़, रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्या क्या कुछ इस चैप्टर में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बताया। तो देखिए, बाल गोविंद भगत एक 60 से ऊपर के एक पुरुष है, आदमी है, ठीक है। इनका पत्नी मर चुकी है और ये जो कहानी जो है ना, बाल गोविंद भगत जो है ना, ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी के ही गांव के हैं, इनके गांव के ही है। आगे आप जब पढ़िएगा तो बहुत सारा शब्द ऐसा लेखक ने प्रयोग किया है कि जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये राम वृक्ष बेनीपुरी के ही गांव के रहने वाले हैं। कौन, बाल गोविंद भगत। और ये कबीर को मानने वाले हैं। कौन, बाल गोविंद भगत जी। इनके पत्नी मर चुकी है, इनके पास एक बेटा है और ये धार्मिक आडंबरों और वेशभूषा ऐसा नहीं बना है, गृहस्थ होते हुए भी धर्म के प्रति इनका आस्था है, यानी ये कर्तव्य परायण व्यक्ति है। ये अपने कर्तव्य के साथ काम के ऊपर विश्वास करते हैं और सच्चाई और ईमानदारी के बहुत बड़े ये क्या है, प्रतीक है बाल गोविंद भगत। इनके साथ कितना भी कुछ हो गया, इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी घटना इनके साथ आता है, लेकिन ये सारे घटना को दरकिनार करते हुए अपने कर्तव्य और धर्म को पालन करते रहते हैं। यहाँ तक कि इनका बेटा भी मर जाता है, उस दिन भी ये डफली बजाने का काम, खंजरी बजाने का काम करते हैं। तो यही सब बाल गोविंद भगत की विशेषता है। और चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। एक एक लाइन को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, समझने के बाद उससे संबंधित सारे बातों को समझेंगे, जो बात हमने आपको भी बताया है। देखिए क्या कहता है कि बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चीटे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कहता है कि बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चीटे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहते थे। तो पूछता है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी है, तो 60 से ऊपर। इसमें और क्वेश्चन पूछता है कि बाल गोविंद भगत के कद कैसे थे या बाल गोविंद भगत देखने में कैसे थे, तो बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। आगे कहता है कि कपड़े बिल्कुल कम पहनते कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की सी कनफट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, यानी कान में, सर पे अपना क्या पहनते थे, कबीरपंथी कनफट्टी टोपी पहनते थे। कमर में क्या रहता था, तो लंगोटी मात्र पहनते थे, लंगोटा होता है पहनने वाला। उसके बाद मस्तक पर हमेशा एक चंदन लगाते थे, किस तरह का, तो रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते हैं बाल गोविंद भगत जी। आगे कहता है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो भाई बाल गोविंद भगत क्या थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वो क्या थे, गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत क्या थे, तो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था। यही लाइन बताता है कि बाल गोविंद भगत जो कहानी है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का गांव की घटना है। यानी बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी के गांव से थे। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, मतलब सत्यवादी थे, सच बोला करते थे। खारा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामाखा झगड़ा मोल लेते। ठीक है, इस तरह के हमारे बाल गोविंद भगत जी थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कौतूहल कहने का मतलब होता है कि आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। अब आप लोग जरा बताइएगा,
अभी तो शौचालय सबके घर में हो चुका है। बचपन में कहीं इधर उधर जाया करते रहिएगा, लेकिन हमारे बाल गोविंद भगत जी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब किसको कहते थे? तो कबीर को कहते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। तो कबीरपंथी मठ कहाँ था? उनके घर से 4 कोस दूर। जो भी कुछ इनके खेत में पैदा होते हैं सब लाद कर कहाँ ले जाते थे? तो साहब के दरबार में ले जाते हैं। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे भेजते, भेजने के बाद जो कुछ वो मंदिर से इनको वापस मिलता उसी से ये अपना घर को क्या करते हैं? चलाते हैं। प्रसाद रूप में जो इनको मिल जाता उसी से अपना ये घर क्या कर लेते हैं? चला लेते हैं। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते हैं। पता है बाल गोविंद भगत जी गीत भी गाते थे, शुरू में ही हमने आपको चर्चा किया। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते, और ये गाना भी गाते या गीत भी जो गाते, जो लोक गीत गाते हैं वो किसका गाते? तो कबीर जी के द्वारा कहा गया हुआ बात सबको गाते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, पूछता है कि इस कहानी में, इस रेखा चित्र में, जो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में किस महीना की चर्चा की गई है? तो आषाढ़ का। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा जलपान नाश्ता के बारे में बताए थे, मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं। देखो आषाढ़ का महीना कहा जाता है मुख्यतः, अंग्रेजी महीना के हिसाब से चले तो ये हमारे यहाँ मानसून का आगमन वाला महीना होता है। ठीक है, ये जुलाई और अगस्त के बीच का महीना होता है। इस महीना में हमारे हिंदुस्तान में मानसून का आगमन हो गया रहता है और बारिश होता रहता है, और बिहार, यूपी, उड़ीसा, ये सभी जगह पे बारिश झमाझम होती रहती है। तो ये आषाढ़ की महीना, उसी महीना को कहा जाता है। जुलाई, मिड जुलाई से लेकर मिड अगस्त तक के महीना को क्या कहा जाता है? तो आषाढ़ कहा जाता है। तो उस समय आसमान में बादल आता है, बादल लगा रहता है, बारिश वाला दिन होता है। आगे कहता है कि ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह बाल गोविंद भगत है। कौन है? तो बाल गोविंद भगत है। पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पकती खेत में बिठा रही है। देखिए आप लोग भी देखिएगा कि जब धान का रोपनी होता है तो लोग उस समय धान का रोपनी भी करते रहते हैं और खेत में जाकर गीत भी गाते रहते हैं, मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए। और महिला, बच्चे, छोटे, आप भी धान के बिया लेकर जाते हैं ना खेत में पहुंचाने के लिए, और बहाना मारते हैं कि आज हमको काम था इसीलिए पढ़ने नहीं आए हैं। तो वही बात है यहाँ पे। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों को कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? यानी कहने का मतलब वो गीत भी गाते हैं। जैसे ही वो गीत गाना शुरू करते हैं तो क्या क्या बदलाव आता है? तो पहला बदलाव आता है कि एक एक सब संगीत को जीने पर चढ़ा कुछ ऊपर स्वर को भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे क्या करने लगते हैं जब वो गाना शुरू करते हैं? तो बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते, वो भी उनके साथ गाने लगती, वे गुनगुनाने लगती। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते, हलवा कहा जाता है जो खेत को जोतने वाला होता है। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती, मतलब धान जो रोप रहा है धीरे धीरे वो भी तेजी में रोपना शुरू कर देता है। ये सब बाल गोविंद भगत का संगीत का ही क्या रहता है? जादू रहता है। उसके बाद आगे कहता है कि भादो की वो अंधेरी अधरतिया। ठीक है, आषाढ़ के बाद सावन, भादो की वो अंधेरी अधरतिया। धान की रोपनी समाप्त हो चुका है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुरों की टट्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब जैसे ही देखिएगा खूब बारिश हो जाएगा जिस दिन, उस दिन शाम के समय खूब अंधेरा रहता है, तो देखिएगा कि जंगल झाड़ी झुरमुट से टट्टर की आवाज़ आता रहेगा, एक अजब सा आवाज़ आता है। जो ये होते हैं
आसमान में झिंगुर का जलने का लाइट आपको दिखाई देगा। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गाने का एक बोल है यहाँ पे, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है यानी चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंठ उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्ध में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। रात को, मध्य रात्रि को, आधी रात को वो गीत गाते हैं सुबह के समय में। संगीत से इनको बहुत ही लगाव है, वो भी कबीरपंथी संगीत से। इसके बाद भादो गया, कौन सा महीना आया? कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती है। फागुन मतलब मार्च, जिस महीना में होली हुआ करता है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। खंजरी एक बजाने वाला यंत्र है, जो नीचे हम शब्दार्थ में आपको बताए हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? लेखक साहब राम वृक्ष बेनीपुरी साहब कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। जैसे आप लोग भी सोते हैं ना 7 बजे 8 बजे तक ले, वही। एक दिन माघ का उस दांत किटकिटाने वाले भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। माघ, ये ठंडे भरी रातों का दिन होता है। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी सुबह हो रहा है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। ये शुक्र तारा जो है ना, सुबह के समय में पूरब दिशा की ओर आपको सबसे बड़ा जो तारा दिखाई देगा वो शुक्र तारा ही होता है। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। वही भिंडा पर, पोखरी के भिंडा पर। कहता आगे क्या? तो पूछता है कि बाल गोविंद भगत क्या ओढ़ रहे हुए थे? तो काली कमली ओढ़े। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे, तब खड़े हो जाएंगे। इसके बाद है कमली, थोड़ा आगे कर देते हैं। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जारे से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। अब ये लेखक भी देखने गए हुए हैं, वहीं पर पहुंच गए हैं देखने के लिए। गर्मियों में उनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वह आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। दल उसको हम लोग अपने देहाती भाषा में मंडली कहते हैं। सीताराम जो होता है तो एक आदमी आगे बोलता है, फिर उसके पीछे पीछे 2-3 आदमी बोलता है ना। हिंदू धर्म में इस तरह की बात का ज़्यादा चर्चा रहता है। उसी तरह से इनके भी कुछ मंडली लोग सब आ जाते हैं। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहा जाते। उनकी प्रेमी मंडल उससे क्या करते? तो दोहराते रहते। कौन? इनके जो प्रेमी मंडली होते वो क्या करते रहते जी? दोहराती तिहराती रहती। आगे देखिए क्या कहता है, दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और समान संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वो। बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था? तो एक ही बेटा था। बोले नहीं, अपने कर्तव्य परायण व्यक्ति, ये अपने काम से मतलब रखते थे। ठीक है, जो भी कुछ होना था होता, घटित होता, लेकिन ये गीत गाना, सारे लोगों को मनोरंजन कराना, अपने समय पर सारा कुछ कार्य करना, ये कर्तव्य परायण व्यक्ति थे। पंक्चुअल कहे इंग्लिश में इन्हें। कुछ सुस्त और बोदा सा था। अब पूछता है कि इकलौता बेटा था, लेकिन वो कैसा था? सुस्त भी था, बोदा सा था। बोदा मतलब बहुत था, मंद बुद्धि का। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते हैं। जानते हैं ना, कमज़ोर बच्चा को सभी लोग मानते हैं और हम लोगों को भी मानना चाहिए।
उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पुतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। किसका? तो बाल गोविंद भगत की जो पुतोह थी बड़ी ही सुभग और क्या थी? सुशील थी। पूछता है बाल गोविंद भगत की पुतोह कैसी थी? तो सुभग और सुशील थी। सुशील मतलब अच्छा व्यवहार वाली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, मतलब खाना बनाना, घर को साफ करना और भी बहुत सारा काम बाल गोविंद भगत को वो करने लगी थी, जिससे उनका काम करना थोड़ा कम पड़ता था। आगे कहता है कि उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है। अब इनकी बेटा का तबीयत भी खराब है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है ना। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक बता रहे हैं कि हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा क्या हो गया? मर गया। कौतूहल बस उनके घर गया, मतलब जैसे ही सुना था अचानक उनके घर गया कि क्या हो गया भाई। देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। किस चीज़ से? एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़ कर उस पर बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी के पत्ता को तुलसी दल कहते हैं। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। देखिए इस तरह के लोग, कोई आदमी मर चुका है उसके बदला में क्या कहते हैं? उत्सव मनाने को। किसको कहते हैं? अपने पुतोहू का। पुतोहू है, सुशील है, व्यवहार के बहुत अच्छी है। और क्या बोलते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। कौन बोल रहे हैं? राम भिक्षु। दरअसल इस तरह का हरकत है, क्योंकि कभी कभी होता है कि इंसान जो होता है ना, वो अपने कर्तव्य परायणता और अपने शिष्टाचार, अपने व्यवहार को लेकर अडिग रहता है। लॉस हो, लोग हंसे हंसे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपने बातों पर क्या रहता है? अडिग रहता है। यही कारण था कि ये धार्मिक व्यक्ति के साथ साथ कर्तव्य परायण भी थे, इसीलिए ये मरने के बाद भी इस तरह की बात बोल रहे थे, अपना धैर्य बनाए थे। किंतु नहीं, वो जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वो चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होते आया है। अब आगे है, बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया। तुल मतलब देरी। पुतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध का अवधि पूरा हो गई, पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अब ऐसा भी कोई होगा कि जो अपने पुतोहू को कह रहा है कि अब चले जाओ, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। देखिए कितने कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, कितने समझदार, के साथ साथ कितने सत्यवादी थे। सोचे कि अब इसको रखेंगे हम, इसका क्या होगा, इसका ज़िंदगी कैसे कटाएगा, दूसरा शादी हो जाएगा तो अपना इधर उधर चला जाएगा। इधर पुतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। देखिए सुशील है, इसी कारण व्यवहारिक उसको लेखक ने शुरू में बताया है। वो बोल रहे थे कि हमको नहीं जाना, हम अगर चले जाएंगे तो आपको कौन बताएगा, और वो बोल कर नहीं, रो रो कर कह रही थी। और आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अब लीजिए, अब उसके पुतोहू के ऊपर भी आफत आ गई कि भाई अगर हमारे रहने से इनको कष्ट ही होगा, हम इतना सारा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं फिर भी मेरे बात को ये नहीं मान रहे हैं और ये जा ही रहे हैं, हम ही को कह रहे हैं कि या तो तुम चले जाओ या नहीं तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, कुछ भी नहीं चला। और अंततः क्या हुआ कि लेखक बता रहे हैं इन सारे स्टेंजा से कि वो अपने भाई के साथ चली गई, और शायद लेखक यहाँ लिखे नहीं है, उसकी दूसरी भी शादी हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन, संतों के समागम में जाना और लोक भ्रमण करना। पैदल ही जाते हैं, देख लीजिए कहाँ जाते हैं, पैदल ही जाते गंगा स्नान करने जब भी कभी जाते तो। अब देखिए इतना दूर, फिर भी करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते।
रास्ता में किसी से ना कुछ भिक्षाटन करते, न ही कुछ खाते। तो शरीर, एक तो उम्र भी होते जा रहा है, शरीर कमज़ोर होगा ही। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। थोड़ा सा भी हम लोग ट्रैवलिंग कर लेते तो हरासमेंट आ जाता, और ये उम्र भी जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि हर एक बार आते थे तो खाने पीने के बाद भी तबीयत सुधर जाती, लेकिन इस बार क्या हुआ कि खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्थान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छींचने लगे। छींचने का मतलब होता है कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर का मतलब होता है मृत शरीर, मृत शरीर पड़ा था। तो इस तरह से राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने हमें अपने गांव के एक बहुत ही समयनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, धार्मिक के साथ साथ गृहस्थ व्यक्ति के बारे में बताया, जो हूबहू हम लोगों के मन पर छा गया। और हम लोग भी एक अच्छे व्यक्ति के बारे में जाने कि लोग कैसे हैं, समाज में हमारे भी रहते होंगे, इसी चीज़ को अच्छा से ध्यान करके। और मैं आशा करता हूँ कि चैप्टर आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए, इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम अभी जस्ट इसके आगे इसका सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, उसे हम लोग देखते हैं। चलिए, क्या है वो क्वेश्चन, आइए एक एक क्वेश्चन को करके हम लोग देखते हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2021 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते हैं, तो काली कमली, यानी एक का डी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि गर्मियों में किनकी साझा उमस भारी भरी शाम को भी शीतल कर देती थी, तो बाल गोविंद भगत की साझा जो थी उमस भरी शाम को भी क्या कर देती थी, शीतल कर देती थी। तीसरा है बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं, तो उत्सव मनाने को कहते हैं, ठीक है। क्या करने को कहते हैं, उत्सव मनाने को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो पुत्र की मृत्यु होने पर भी बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो गा रहे थे। 4 का ये ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत ने पुतोहू को किसके साथ भेज दिया, तो उसके भाई के साथ भेज दिया, यानी 5 का ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से छठा क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। 6 का डी ऑप्शन है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू हुई थी, तो बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां हैं वह कार्तिक माह से शुरू होती थी। 8वां क्वेश्चन है कि बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोहू को कहाँ भेज दिया, तो उसके मायके भेज दिया, अपने भाई के साथ वो कहाँ गई, मायके गई। 9वां क्वेश्चन है कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई, तो अपने पुतोहू से दिलवाया। देख लीजिए, सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, और इसी तरह के बीच से और भी नया क्वेश्चन बनेगा। ये सब तो है ही, इसके अलावा भी तो जिसको मैं एक एक करके हाईलाइट किए हुए हैं। आगे है 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, तो कबीरपंथी कनपट्टी टोपी पहनते थे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, तो यह रेखा चित्र है। क्या है, रेखा चित्र है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे, तो कबीरपंथी मठ में दे आते थे। इसी तरह से 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी, तो फागुन महीने तक चलती थी। 13 का डी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है, तो इस बाल गोविंद भगत, इसको ध्यान रखिएगा। बाल गोविंद भगत चैप्टर के लेखक कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी है। बाल गोविंद भगत साहित्य की दृष्टि से या विधा की दृष्टि से क्या है, तो रेखा चित्र है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया कब, बेटे के मृत्यु के दिन देखा गया, यानी 15 के ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की पुतोहू थी कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील थी ना, सुशील थी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे।
18 नंबर क्वेश्चन है कि गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना गाते थे, कौन गाते थे? तो बाल गोविंद भगत गाते थे। 19 नंबर क्वेश्चन है कबीर को साहब मानने वाला पात्र है, तो कौन मानता था? बाल गोविंद भगत मानते थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला पतला था? तो बहुत ही क्या था? सुस्त था। इसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो एक ही बेटे थे ना। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या हुए? रोने लगे, बेहोश हो गए, गाने लगे, सर पीटने लगे, गाने लगे। 23 नंबर क्वेश्चन है लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? तो बाल गोविंद भगत को कहा। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो बाल गोविंद भगत की जो उम्र थी वो 60 से ऊपर था। तो ये 24 ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देखा कि सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए हैं, बीच से ये सारे क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके और भी बनेंगे, इसीलिए चैप्टर को बार बार ध्यान से रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर से जो आपके पाठ में जो कुछ सब्जेक्टिव था 3 ठो, जो तीनों का तीनों पूछा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, ठीक है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी। तो देखिए उसका आंसर क्या है। तो उसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे। क्या थे वो? कबीरपंथी थे, ठीक है। क्या थे? तो कबीरपंथी थे। वे अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करके बल्कि मग्न होकर गीत गाए जा रहे थे। गाते गाते पुतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। क्या कहते? उत्सव मनाने को कहते। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिला, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। भगत का विश्वास मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका था। वे पुतोहू को यथार्थ का ज्ञान देकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। तो एक का आंसर यही होगा, यहाँ से पूरे यहाँ तक। आगे है दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता का दर्शाता है? क्या? पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ सन्यासी थे। वे एक सच्चे कबीरपंथी थे। क्या थे? सच्चे कबीरपंथी थे जो राग मोह से ऊपर थे। बेटे की मृत्यु पर वे विलाप नहीं करके बल्कि पुतोहू से उत्सव मनाने को कहते हैं। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की निर्लिप्तता का परिचायक है। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तो ऊपर के 2 लाइन छोड़ के आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की निर्लिप्तता का परिचायक है। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को क्या करता है? दर्शाता है। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने देख लिया। तीसरा क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत कौन है? तो बाल गोविंद भगत कौन है? तो आइए देखते हैं बाल गोविंद भगत कौन है। तीसरा का आंसर तो कहता है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे। वे हर वर्ष 30 कोस पैदल यात्रा कर गंगा स्नान करने जाते। संत समाज में उनकी गहरी आस्था थी। ये तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गंगा स्नान करने जाने के लिए ऑब्जेक्टिव में कितने कोस की दूरी चलते थे वो? तो 30 कोस पैदल चलते थे, ध्यान रखिएगा। एज कितना था? तो 60 से ऊपर। अब चौथा क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है? तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ ही थे परंतु उनका स्वभाव और आचरण साधु का था। वे साधु की तरह लंबी दाढ़ी रखते हैं, कम कपड़े पहनते, गले में तुलसी माला पहनते और मस्तक पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते हैं। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते, साफ व्यवहार रखते हैं और 2 टूक बात करते थे। पैराग्राफ चेंज करके बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें गृहस्थ के साथ साधु बना दिया था। तो 4 का आंसर यहाँ तक होगा। 5वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से बेटे को आग क्यों दिलाई? तो कहता है आंसर में कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ सन्यासी के साथ ही सच्चे कबीरपंथी थे, इसीलिए वे रूढ़िवादी विचारधारा, धार्मिक पाखंड और कर्मकांड के विरोधी थे।
इसीलिए बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, देरी नहीं किया, पुतोहू से ही बेटे को क्या दिलवा दी, आग दिलवा दी। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा था। जो आपके बुक में 3 क्वेश्चन दिया वो भी 3 क्वेश्चन हो गया है। बुक में एक और क्वेश्चन है पैसेज टाइप का, पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को पढ़ के उसके नीचे क्या करना है, क्वेश्चन आंसर बनाना है। ठीक है, तो वो हम आप लोग ऊपर छोड़ देते हैं, उसको आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी इस चैप्टर में बनता है। आइए उस दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन क्या कहता है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व के किस विशेषता को दर्शाता है। देखिए दीर्घोत्तरीय है, आइए देखिए इसका आंसर क्या कहता है। बाल गोविंद भगत सच्चे कबीर पंथी थे, वे कबीर के आदर्शों एवं मान्यताओं का पालन करते थे और उन्हें अपना साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप नहीं करते बल्कि मगन हो गीत गाए जा रहे थे। गाते गाते पुत्र वधू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या होगी। सामाजिक परंपरा के अनुसार मृत शरीर के मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, लेकिन पुत्र वधू से पुत्र की मुखाग्नि दिलाई। बाल गोविंद भगत कबीर दर्शन से प्रभावित थे। कबीर में ये सब चीज़ होता है, कबीरपंथी लोग इसी तरह से करते हैं। उनको कोई बाह्य आडंबर पसंद नहीं है, धार्मिक आडंबर उनको पसंद नहीं है, वो अपने साहब में ही सारा विश्वास रखते हैं। वे एक ऐसे गृहस्थ बैरागी थे जो रोग शोक माया मोह से ऊपर थे। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है, यही उनकी व्यक्तित्व की विशेषता है। ठीक है, तो ये 5वां दीर्घोत्तरीय भी हो गया। अब इसमें एक व्याख्यात्मक प्रश्न भी आपसे पूछा जा रहा है। आइए व्याख्यात्मक प्रश्न क्या कहता है। तो व्याख्यात्मक प्रश्न कहता है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो रखते नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जा रहा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। इतना दे दिया। इसका व्याख्या इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। तो बाल गोविंद भगत पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से उद्धृत है, तो बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। दूसरा क्वेश्चन का है कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो जानते ही कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। यहाँ पे आंसर दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तीसरा है गद्यांश के आधार पर बाल गोविंद भगत का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कनपट्टी टोपी, मस्तक पर चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीकों की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। तो ये हो गया इसका बाल गोविंद भगत का चित्र के बारे में हम लोग जान गए। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन पूछता है कि इनके अर्थ लिखे। मझोले का अर्थ क्या होता है, मध्यम कद का, बेडौल बुरी शकल का, बेडौल का मतलब क्या होता है, बुरी शकल का, सुडौल का मतलब होता है अच्छे शकल का, देखने में जो अच्छा लगे। तो बेडौल का उल्टा क्या होता है, सुडौल होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के साथ साथ पूरा बुक भी के पार्ट भी हमने आपको पढ़ा दिया। और ये साहित्य की दृष्टि से क्या है, तो रेखाचित्र के बारे में हम लोग बता दिया आपको। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से चैप्टर को समझ लिए हैं। एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखकर और अच्छा से इसको संपर्क हो जाए, बढ़िया से अपने आप को बना ले, इस चैप्टर को अपना बना ले, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे ना छूटे। और आप लोग थोड़ा इस पर भी ध्यान दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।